नमस्कार दोस्तों। पाएं अपने सवालों के जवाब वाली सीरीज में एक छात्र ने बड़ा लंबा चौड़ा अपना एक क्वेश्चन भेजा है और ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वाकई में ही हम हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हम नहीं जान पाते क्योंकि किताबें हमें उसकी व्याख्या नहीं करती और हमारे दिमाग में इस तरह के डाउट हैं। अगर आप में से किसी का भी इस तरह का कोई डाउट होता है तो आप भी अपनी जो डाउट है उसको आराम से लिख कर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में भी विस्तार से अपने डाउट को लिख सकते हैं। तो ये मेरे ऑनलाइन क्लास का छात्र है और उसने ये मुझे व्हाट्सअप पे भेजा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसे बता रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसका डाउट क्या है। तो देखना जरूरी ये है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। तो उसने लिखा है कि मैम आपने बताया है कि संज्ञा, स्वतंत्र, संयम जैसे शब्दों में अनुस्वार के रूप में अंग वर्ण होता है। ठीक है, ये क्लास में जब हम पढ़ते हैं वर्णमाला में उसकी बात है। फिर उसका कहना है कि तो क्या हम इसे संयम को इस प्रकार जैसे दिया हुआ है और संज्ञा को इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब दिया है ऐसा लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते तो ऐसा क्यों नहीं लिख सकते। यानी इनका पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम इनको ऐसा लिखना चाहें तो अब ये वाली चीज इन्होंने क्यों अपने दिमाग में लगाई है। ये संयम को ऐसे क्यों लिखना चाहते हैं जैसे दिया हुआ है। इनका कहना है, अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर। इनका कहना है कि हम संयम को इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, इनका कहना यह है कि हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे क्यों लिखते हैं। तो ये क्यों, हालांकि अगर बात कही जाए तो सीधा सिंपल किताब तो ये कहेगी ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा, यानी ये तो गलत है, ये सही है, वो ऐसे बताएगा। लेकिन जो इनके दिमाग में डाउट बना है ये वाली चीज लिखने का, ये मैं अच्छी तरह से समझ गई। ये डाउट आपके दिमाग में इसलिए बना है क्योंकि आपने पढ़ा है पंचमाक्षर, और जब आपने पंचमाक्षर को पढ़ा तो आपने पंचमाक्षर को उसके वास्तविक रूप में पढ़ा है। तो आपके दिमाग में ये वाला जो प्रश्न आया है वो इसीलिए आया है कि जब पंचमाक्षर का अपना वास्तविक रूप है तो अनुस्वार जो है वो हमारा वो वास्तविक रूप में आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये बात मैं समझ गई। अभी मैं इसमें आगे आपको बताती हूँ। फिर उन्होंने आगे उसी चीज को लिखा है क्योंकि आपने बताया है कि गंगा और चंचल को हम इस तरह से लिख देते हैं। तो ये बात वही है कि अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि गंगा और चंचल के अंदर पंचमाक्षर है और संयम या और स्वतंत्र या जैसे हमारे और भी शब्द हैं इनके अंदर पंचमाक्षर नहीं है। अब स्वतंत्र के अंदर तो पंचमाक्षर है लेकिन संयम के अंदर नहीं है। अब मैं बताती हूँ आपको आगे। और इन्होंने लिखा है कि आगे तो संयम और संज्ञा दोनों, इन दोनों शब्दों में ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, वही उसी चीज को इन्होंने आगे कहा है। और एक बात जो इन्होंने आगे बोली है इसको मैं बाद में बताऊंगी आपको, वही सारी रिलेटेड ही है। लेकिन आपको पहले चीजें बताती हूँ कि इनके दिमाग में क्या चीज आई है और ऐसा क्यों आया है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो वर्णमाला में जब हम अनुस्वार पढ़ रहे होते हैं या फिर हम कहें जब हम पंचमाक्षर के बारे में जान रहे होते हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया है कि जैसे आप शब्द लिखते हैं गंगा, तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि गंगा शब्द में बना हुआ जो अनुस्वार है वो कौन सा है, मतलब वो वर्ण कौन सा है। और आपको ऑप्शन दिया रहता है, आपको ऑप्शन इस तरीके से दिया होता है कि ये है या ये है, या फिर आपको दिया रहता है ये है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको आंसर देना होता है। तो आपको पता है कि गंगा में जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब आपका सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये है और ये नहीं है, दिखने में तो इसकी मात्रा लग रही है। तो इस चीज के लिए मैंने पूरा विस्तृत रूप से आपको पंचमाक्षर पढ़ाया है कि जब हम बात करते हैं पंचमाक्षर की तो मैं पहली ही लाइन लूंगी क ख ग घ और ण। जब हम इनकी बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि हमारा इनमें पंचमाक्षर कौन सा है, ये पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर मतलब पंचम वर्ण, क वर्ग का पंचम वर्ण। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पंचमाक्षर अनुस्वार में अपने परिवार के वर्ग के साथ ही आता है। अगर पंचमाक्षर के तुरंत बाद
उसके परिवार का कोई भी वर्ण नहीं आया हुआ होता तो वो किसी भी कीमत में अनुस्वार में नहीं बदलता है। वो अनुस्वार में क्यों बदल जाता है? क्योंकि उसके पीछे उसके वर्ग का कोई वर्ण आया होता है, यानी उसकी पहचान करने के लिए। तो यहाँ पर जो ये गंगा शब्द है हमारा, इसको हम इस तरह से इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि हमको ये बात पता चलती है कि ये जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार के पीछे कौन सा वर्ण है? ये ग है, और ये ग कौन सा है? इसका तीसरा वर्ण है। तो हमें पता चल जाता है कि ये पंचमाक्षर ये है, राइट। जैसे मान लो, अब आपको यही बात देखनी है। अब आपका दिमाग कहता है कि तो फिर संयम जो शब्द है, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो संयम शब्द है इसमें अनुस्वार है, तो अब आपको यहाँ पर यही बात देखनी है। देखिए, पहचान के लिए नियम तरीका वही है आपका जो मैंने आपको बताया है कि अनुस्वार के पीछे आप इसके जो पीछे दादाजी हैं, अब देखो ऑनलाइन क्लास आपने ली है तो आप दादाजी का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर उसके परिवार का जो व्यक्ति है कोई सा भी, तो अनुस्वार के पीछे आप दादाजी की खोज करते हैं तो आपको यहाँ पता चलता है कि यहाँ अनुस्वार के जस्ट पीछे क्या है? य है। क्या है? य। अब बताइए, क्या य वर्ण का कोई पंचमाक्षर है? नहीं ना। और ये बात मैंने आपको क्लास में भी बताई कि ये य, र, ल और व, और तीनों हमारे श, जो हमारा मूर्धा स या दंत स या षटकोण स, और ह, ऊपर वाले अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, नीचे वाले ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। हमने वर्णमाला में पढ़ा है पूरा। तो मैंने आपको इस बात को समझाया था कि जब ये दोनों, ये आठों के आठों वर्ण होते हैं जहाँ पर अनुस्वार के बाद, तो इनके पीछे कोई पंचमाक्षर नहीं है। तो इनका जो पंचमाक्षर कहें या फिर इनका कोई भी कहें कि यानी इनसे इनका जो पंचमाक्षर होगा, यानी जो पहचान होगी वर्ण, वो अंग ही होगा, अंग अनुस्वार होगा। और आपको पता है अनुस्वार की मात्रा क्या होती है? ये होती है। तो कभी भी, अब आपने कहा, जैसे आपने बोला था कि ये जो हमारा शब्द है संयम, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अब आप ये बताइए, खुद ही बताइए, खुद ही सोचिए आप कि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं? मैंने आपको ये बात बताई है कि जब भी कभी हमारा अनुस्वार आ जाएगा तो अनुस्वार स्वयं अपने से पहले वाले वर्ण को क्या करता है? पूरा करता है। तो जब इसने अ इसके अंदर है ही, तो ये वही अ है जो इस बिंदी को अपने ऊपर धारण कर लेगा, और यहाँ पे हमें इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, यहाँ पर ये जब हम इस तरह से इसको अलग लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर हम इस शब्द को तोड़ें, देखो यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ गलत कैसे हो जाएगा। जब हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे टूटेगा। ये हमारा क्या होगा? व्यंजन होगा। फिर इसका स्वर, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये अ होगा, और अगर हमने ऐसे लिखा है तो ये फिर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये व्यंजन आ जाएगा हमारा और इसका स्वर आ जाएगा इस तरह से। तो अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये दोनों इस तरह से कभी नहीं आते, मतलब अलग ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि ये जो हमारा अ है ना, ये इस अनुस्वार को, इस बिंदी को क्या करता है? अपने ऊपर स्थान दे देता है। तो ये कभी भी ऐसे नहीं आएगा और ये क्या होगा? ये गलत ही हो जाएगा। इन दोनों को हमें एक ही रूप देना होता है और वो क्या होता है? अनुस्वार का। और ये अ इस स के साथ मिलकर क्या करता है? इसको इस तरह से बनाता है। तो ऐसा लिखना क्या होगा? गलत होगा। ये बात ध्यान रखना है। और आपको पता है कि ये य है, य का कोई पंचमाक्षर है ही नहीं, और जब इसका कोई पंचमाक्षर है ही नहीं तो पंचमाक्षर वास्तविक रूप में क्या होगा? ठीक है, तो कोई उसका वास्तविक रूप नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चाहे गंगा हो, चाहे आपका शब्द जैसे कंठ लिखते हैं, तो कंठ का तो आप लिखेंगे ना। आपको पता है ये अनुस्वार के बाद ठ आया है और ठ का पंचमाक्षर क्या होता है, तो आपको पता है कि वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। ठीक है, इसका पंचमाक्षर होता है ये। तो ऐसे ही हमारे शब्द हैं।
अब बात करते हैं जो आपने दूसरा यहाँ पर इसके बाद जो ये बात लिखी है, ये बिल्कुल है आपकी एकदम से जायज़ बात है और सोचने वाली बात है जो आपने इसमें दिया है कि एक बात और आपने बताया कि संयम और संज्ञा शब्दों में और स्वतंत्र और गणतंत्र या मंत्र जैसे शब्दों में अनुस्वार के रूप में अवर्ण होता है। पहले ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि ये स्वतंत्र या इस तरह के मंत्र, इस तरह के मैंने कोई उदाहरण आपको दिया ही नहीं था। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ संयम शब्द की बात करी थी। अब बात करते हैं कि आपके दिमाग में अब ये डाउट आया है कि ये जो स्वतंत्र है या गणतंत्र है या मंत्र है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर हम मंत्र है तो आपने देखा होगा कि मंत्र हमको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है ना, आपने देखा होगा कि आप इस तरह से मंत्र को लिखते हैं। तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान देनी है और कहीं कहीं इसको अब हम जो लिख रहे हैं वो इसको इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये वाली बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि ये कैसे हुआ। तो अब मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो हमारी हिंदी भाषा में कुछ अपवाद पैदा करती है। जैसे वो क्या बात है, मैंने अपने स्तर पे इस चीज़ को देखा है। ये मैं अब किताबों से बिल्कुल अलग बात कर रही हूँ। हिंदी भाषा के अंदर हमारे संयुक्त वर्ण हैं। क्या हम मानते हैं? एक छ, त्र और श्र और ग, ठीक है। ये 4 संयुक्त वर्ण माने जाते हैं हिंदी भाषा के अंदर। लेकिन अगर आप बात करें, जैसे हम इसमें पढ़ते हैं, इसकी जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है हिंदी का, अगर उस बात को ध्यान में रखें तो आप ये पाएंगे कि रियल में हमारे ये दोनों जो वर्ण हैं ये संयुक्त वर्ण की श्रेणी में आने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि ये ऐसा व्यवहार करते ही नहीं है। संयुक्त वर्ण का मतलब होता है जो हमारा संयुक्त व्यंजन जैसे बन जाता है। जैसे आपको पता है कि हमारा संयुक्त स्वर बन गया, कौन सा बन गया? जैसे मान लो हमने ओ या औ की बात करी तो ये हमारा क्या हो गया? संयुक्त स्वर हो गया। और जब ये संयुक्त स्वर हो गया तो कभी आपने कभी इनको टूटा हुआ देखा है कि कभी जब आप इनको प्रयोग करते हो तो ये अपने से भी टूट जाते हैं, मतलब जिन वर्णों से बने? ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही संयुक्त वर्ण जो हैं वो भी, यानी संयुक्त व्यंजन जो हैं वो भी कभी टूटने नहीं चाहिए। भले ही हमको ये बात पता है कि ये जो हमारा छ है ये किससे बना है? आधे क और जो हमारा मूर्धर श है उससे बना है, ठीक है। भले ही हमें ये पता है कि ये जो हमारा वर्ण है ये हमारा आधा ज और आया से बना है, ठीक है, इस तरह से हमें पता है। अब आपको पता है कि हम इसको भी कैसे बनाते हैं? इसको हम बनाते हैं त और र से, राइट। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारी हिंदी भाषा की जो किताबें हैं वो इसी बात को आगे व्याख्या नहीं करती, और शायद हमारे आगे किसी विद्वान ने इस चीज़ को इसकी तरफ इतना ध्यान भी नहीं दिया है। अभी तक तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उन किताबों के अकॉर्डिंग ये चीज़ किसी ने भी नहीं कही है कि इनको नहीं माना जाना चाहिए। तो मेरे विचार से मैं इनको नहीं मानती, क्योंकि ये वैसा व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? संयुक्त वर्ण के जैसा, नॉट संयुक्त व्यंजन के जैसा। तो ये दोनों संयुक्त व्यंजन में होने चाहिए और ये दोनों संयुक्त व्यंजन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे छात्र अक्सर हमसे ये बात पूछते हैं कि ये जो हमारा वर्ण दिया है, जिसके बारे में आपको पता है कि ये हमारा आधा तालु श, जो तालु श है हमारा आधा वो होता है और र के साथ मिलकर बना हुआ होता है। तो अब ये जो वर्ण हमारा बन के आया, ये दोनों, ये ऐसा ही व्यवहार करता है। ये अक्सर टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और जब किसी वर्ण में किसी शब्द में जब ये जुड़ते हैं, जब अपना काम करते हैं तो वे अलग अलग हो जाते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें संयुक्त श्रेणी में नहीं होना चाहिए था, पर हमारी किताबों ने रख रखा है तो हमको पढ़ाना पड़ता है। पर मैं इसका व्यवहार आपको बता रही हूँ कि इसका व्यवहार क्या होता है। जैसे आपका शब्द आया मंत्र, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस अनुस्वार के बाद वर्ण कौन सा है? त है। जब हम इसको खोल के लिखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो अंग है ये है हमारा आधा न, और इसके तुरंत बाद है त का पंचमाक्षर होता है न, ठीक। और उसके बाद है र, और र के बाद हमारा स्वर है अ। तो ये इस वजह से ये जो हमारा अनुस्वार है ये कभी न में बदलता है और कभी अनुस्वार में आ जाता है।
अपने पंचमाक्षर मतलब ये एक पंचमाक्षर है और अपने वर्ग के वर्ण की वजह से ये रूप परिवर्तित करता है। सेम ही गणतंत्र में आएगा, सेम ही स्वतंत्र में आएगा, क्योंकि ये त्र है इस तरह से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी हमारी किताबों में कहीं पे भी कोई ऐसी थ्योरी नहीं दी है कि जो इस वाली बात कोई कहे कि जो संयुक्त वर्ण हैं उनका पंचमाक्षर क्या होगा, ये वाली बात नहीं तो कहीं पे कोई एक्सप्लेन की गई है और नहीं पे बताई गई है। अब यहाँ पर मैं अपनी तरफ से आपको ये थ्योरी बिल्कुल नहीं दे सकती कि आप जो हैं संयुक्त वर्ण हैं और जो संयुक्त व्यंजन हैं हमारे जो बताए गए हैं उनको 4 ना मान के आप 2 मान लो। लेकिन हाँ, मैं तो अपनी आने वाली जो बुक मेरी रहेगी उस बुक में मैंने अपनी जो थीसिस दी है और जो मैंने इस रिसर्च में पाया है उस चीज़ को, तो मैंने ज़रूर इस चीज़ को रखा है कि हिंदी भाषा के अंदर जो संयुक्त व्यंजन हैं वो हमारे केवल और केवल ये 2 ही होने चाहिए। ये 2 जो त्र और श्र है ये संयुक्त व्यंजन के जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करते, इनका व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ऐसी कोई थ्योरी नहीं देना चाहती, मैंने आपको वो रीज़न बता दिया कि ये रीज़न क्या है। देखिए, मैं नहीं जानती आप किस उम्र के छात्र हैं, आप छोटी क्लास में हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप भविष्य में आने होने वाले एक टीचर हैं या फिर अभी वर्तमान में भी आप टीचर हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती आपके बारे में, आपका सिर्फ मेरे पास ये एक डाउट आया और इस डाउट को मैंने देखकर मैंने सोचा कि चलो कम से कम आप लोग इतना दिमाग तो लगाते हो अपनी हिंदी भाषा को समझने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी इन चीज़ों को समझनी होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक सलाह ज़रूर दूंगी साथ में। अगर आप छात्र हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के डाउट को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, राइट। आपको उस पर फोकस ही नहीं करना क्योंकि इस तरह की चीज़ों से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। पहली चीज़, अगर आप टीचर हो तो फिर आपके दिमाग में इस तरह का अगर क्वेश्चन आया है तो मैंने आपको उसका जवाब दिया है, आप समझ सकते हैं उस चीज़ को कि भाई ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो यानी ये वो पॉइंट है जो ये वाली बात दिखाते हैं कि हम लोग एकता में बिल्कुल नहीं हैं, हम लोग अपनी अपनी थ्योरी बना के अपनी ही भाषा को विकृत करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। मैं समझती हूँ हमारी हिंदी भाषा को पुनर्गठन की ज़रूरत है, यानी व्याकरण को फिर से हमें पुनर्व्याख्यित करना चाहिए और ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको अच्छे से अच्छे सीख सके। देखते हैं कितनी जल्दी होता है, कब हमारी सरकार की तरफ से एक मानक बुक निकलती है और कब हमें ये चीज़ बताई जाएगी कि इस पॉइंट पर ये होना चाहिए और इस पॉइंट पर ये होना चाहिए। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।